आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th मैथ में बीजगणित। बीजगणित क्लास 12th मैथ में 13 नंबर का पूछा जाएगा। बीजगणित कितने नंबर का होगा? 13 नंबर का। और इस 13 नंबर में आपको 2 लेसन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आव्यूह और दूसरा पढ़ना है सारणिक। आव्यूह और सारणिक दोनों एक ही जैसा लेसन है। अब तुम लोग को अगर आव्यूह आता है, माने आव्यूह अगर अच्छे से आ जाएगा, तो मान के चलो कि सारणिक भी अच्छे से हो जाएगा। आव्यूह और सारणिक एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग जब सारणिक को देखेंगे तो अंतर खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ हम शुरू करते हैं किसको? आव्यूह को। कि आव्यूह है क्या? आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं या मैट्रिसेस भी बोला जाता है। देखिए आव्यूह होता क्या है? आव्यूह होता है ना कि बड़ी बड़ी हमारे पास अगर संख्याएं हैं, कैलकुलेशन बहुत बड़ा बड़ा करना है, ज़्यादा चीज़ का कैलकुलेशन करना है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना है, तो वहाँ पर हम आव्यूह का सहायता लेते हैं। छोटा छोटा गुणा भाग करना होता है तो जनरली आराम से कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अगर बड़ा रूप में करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आव्यूह का प्रयोग करते हैं। या कोई डेटा तैयार करना होता है। मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए जितने भी लोग हैं, अगर एक बगीचे में जाएँ, मान लीजिए इसमें से 3 लोग बगीचे में जाते हैं। मान लीजिए कि 3 लोग बगीचे में जाए। कौन कौन जा रहा है? कौन चढ़ता है पेड़ पर? पवन चढ़ता है। हाँ पवन चढ़ता है। गुंजन चढ़ता है पेड़ पर? अरे गुंजन सची में चढ़ता है, पेड़ पर नहीं चढ़ता है। नीरज चढ़ता है पेड़ पर। हाँ जड़ पर चढ़ता है, ये पेड़ के जड़ पर। तो मान लीजिए कि 3 लोग इसमें से जाते हैं, पवन, गुंजन और नीरज। और ये जाते हैं तो जो बगीचा है उसमें मान लीजिए कि 3 वैरायटी का पेड़ लगा हुआ है। मान लीजिए कि उसमें आम का पेड़ है, समझे? और कौन पेड़ मान लीजिए? कटहल का पेड़ मान लीजिए। बगीचा है तो कटहल हो सकता है, कटहल और नीम। हम फल तोड़ने की बात कर रहे हैं तो तुम नीम खाएगा? लीची मान लो, लीची पर नीरज चढ़ेगा, तोड़ देगा उसको। हाँ महुआ? एक कहाँ से बतिया रहा है ये? तुम क्या बतिया रहा है? यहाँ देखो, आम, कटहल और लीची। मान लीजिए कि 3 पेड़ है और 3 लोग गए और पूरा बढ़िया से तोड़ दिए उसको, तो कुछ फल मिलेगा ना सब लोगों को। और सबके पास तीनों वैरायटी का फल मिला। और मान लीजिए कि पवन के पास मिला 4 आम। कितना मिल गया? 4 आम। 2 कटहल पा गए, 3 गो लीची पा गए। हो सकता है इस तरह का। गुंजन अगर कहे कि 3 गो आम पाया, 1 कटहल पाया, 4 गो लीची पा गया। नीरज मान लो कि 5 गो आम पाया, कटहल 1 नहीं पाया, और लीची मान लीजिए कि 2 गो पा गया। इस तरह का हो सकता है ना? हो सकता है इस तरह कंडीशन मान के चलिए। इसको अगर हम एक लाइन में लिखते तो कहते कि पवन 4 आम पाया, 2 कटहल पाया, 3 लीची पाया। लंबा हो जाता लिखने का प्रोसेस। गुंजन 3 आम पाया, 2 कटहल पाया, 4 लीची पाया। नीरज 5 आम पाया, कटहल 1 नहीं पाया। मान लो फिर बाद में गया तो 1 पा गया। हो सकता है। हाँ लीची कितना पा गया? 2। तो इसको अगर हम सेंटेंस बना के लिखे, वाक्य बना के लिखे, तो बड़ा वाक्य नहीं हो जाएगा। लेकिन देखिएगा इधर हम आम, कटहल, लीची लिख के और यहाँ पर इन लोगों का नाम लिख के व्यवस्थित कर दिए तो कितना बढ़िया तरीका से क्रम बन गया। देखिए इस तरह से इसको बढ़िया से क्रम बना लेते हैं आराम से। समझ रहे हो? देखिए कितना बढ़िया क्रम बन गया। अब इस तरह से सारणी पता हो तो तुरंत देख के नहीं बता सकते हो कौन कितना मात्रा में क्या पाया है। अब इधर हो गया आपका नाम हो गया, इधर फल हो गया, है कि नहीं? इधर फल हो गया, इधर क्या हो गया? नाम हो गया। इस सारणी को देख के बता सकते हैं ना? आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी व्यवस्था को जो आपका आम, कटहल और लीची, ये भी जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को गिनना भी आसान हो गया। देखिए ना, आम को गिनना होगा 4 3 7 5 12। कटहल गिनना होगा 2 4 2 2 4। लीची गिनना होगा 3 4 7 2 9। आसान हो गया। अब हम पूछे कि एक आदमी के पास कुल कितने फल हैं, तो 4 2 6 3 9 फल पवन के पास है। गुंजन के पास 3 1 4 4 4 8 फल हैं।
नीरज के पास 5 1 6 6 2 8 फल है। तो कैलकुलेशन देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं यार इसको। तो ये जो संख्याएं हैं, फलों की जो संख्याएं हैं, इस संख्या को अगर हम बड़े कोष्टक में, ध्यान देना, बड़ा कोष्टक देखे हैं ना जी, है ना, बड़ा कोष्टक होता है, बड़े कोष्टक में इसको उतार के रख दें 4 3 5 2 1 1 3 4 2, तो इसी व्यवस्था को हम आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये व्यवस्था बनाए हैं हम, अलग अलग नाम के हिसाब से अलग अलग फल सबको व्यवस्थित कर दिए ना, तो इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? आव्यूह। तो इस अंक को उठा के हम कहाँ रख दिए? बड़े कोष्टक में रख दिए, तो व्यवस्था क्या कहलाएगा? आव्यूह। आव्यूह से किसी चीज को व्यवस्थित करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, आसानी से व्यवस्थित हो रहा है ना। ये क्या है? इसको, इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? आव्यूह बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये व्यवस्था क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। अब ये जो अंक आप देख रहे हैं ना, ये अंक किसको दिखा रहे हैं? फल की संख्या को दिखा रहे हैं। पहला वाला जो लाइन है वो आम की संख्या को दिखा रहा है, दूसरा वाला कटहल, तीसरा वाला लीची। तो व्यवस्थित हो गया, एक साइड में आम हो गया, एक साइड में कटहल हो गया, एक साइड में क्या हो गया? लीची हो गया। व्यवस्थित हो गया हम लोगों का। इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारी संख्याएं होती है ना, तो उन संख्याओं को एक बड़े कोष्टक में ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में और क्षैतिज स्तंभ के रूप में, क्षैतिज पंक्ति के रूप में जब उसको हम व्यवस्थित कर देते हैं, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? आव्यूह। समझ आ रहा है? इसमें जो ये वाला ऊर्ध्वाधर जो दिख रहा है ना, खड़ा वाला, इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। और ये क्षैतिज वाला जो लाइन देख रहे हैं, दो लाइन है, एक तो खड़ा वाला ऐसे है, इसको स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। कॉलम खड़ा ही न रहता है, इसको मिटा दें। ये तो समझ में आ गया होगा कि आव्यूह क्या है। तो आव्यूह एक तरह समझिए ना कि ज्यादा संख्याएं होती हैं तो उनको एक अच्छे से निश्चित क्रम में क्या कर देते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं। तो ही हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह। और वह आव्यूह एक बड़े कोष्टक में बनता है। तो बड़े कोष्टक में अब हम आव्यूह बना दिए, जैसे मान लीजिए कि 4 3 2 1 3 5 2 1 4। तो किसी चीज को दिखा रहा होगा, हो सकता है कि फल को दिखा रहा हो, या हो सकता है कि अनाज के बोरों को दिखा रहा हो। मान लीजिए कि यह गेहूं का बोरा का है, यह मान लीजिए चावल के बोरे का है, यह मान लीजिए कि ये मक्के का है। तो अलग अलग हो सकता है ना। ये मतलब किसी चीज के डेटा को ही क्या कर रहा है? दिखा रहा है। समझ आ रहा है? किसी चीज के डेटा को दिखा रहा है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर मतलब कि लंबवत है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये स्तंभ है। क्या है? स्तंभ। बोलेगा नहीं ना? आज जो ये क्षैतिज लाइन देख रहा है ना, यह, इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? खाना खाते हैं तो पंक्ति में बैठ के खाते हैं, ना कि स्तंभ में बैठ के खाते हैं। लाइन से बैठ के खाते हैं क्या, कि एक आगे बैठा उसके पीछे हम बैठे, उसके पीछे हम बैठे, ऐसे नहीं खाते हैं। वैसे प्रेयर किया जाता है। प्रार्थना के लाइन में जो खड़ा होते हैं ना, वो स्तंभ है। लेकिन भोजन के लाइन में जो होता है वो कौन सा है? पंक्ति। बफर सिस्टम नहीं। वो तो पता नहीं वो कौन सा है। वो हम कह सकते, जानते हो कौन सा? उसमें पढ़े थे हम लोग, ठोस जब पढ़ रहे थे ना, अक्रिस्टलीय ठोस। वो कोनो किधर ले खाते रहते हैं ऐसा। वो नहीं, पंक्ति वाला जो पहले चलता था, अभी भी चल ही रहा है, अभी व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना ये चेंज कर रहे हैं सब। तो इसको हम बोलेंगे कि यह स्तंभ है, इसको बोलेंगे पंक्ति। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ये सब लिखाने वाला चीज नहीं है, ये समझने वाला चीज है, समझ लीजिए इसको। ये स्तंभ हो गया, ये क्या हो गया? पंक्ति। अच्छा, आप बताएंगे कितने? अब हम समझते हैं क्या? आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में जो पहला है वो क्या है? क्षैतिज आव्यूह। पहला आव्यूह हमारा क्या है? क्षैतिज आव्यूह। अब समझिए थोड़ा सा क्षैतिज आव्यूह के बारे में। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह है, और इस आव्यूह में आप जानते हैं कि आव्यूह में दो तरह का होता है, एक स्तंभ होता है और एक पंक्ति होता है। स्तंभ ऊर्ध्वाधर होता है, अब पंक्तियां कैसी होती हैं? क्षैतिज। तो आव्यूह क्षैतिज कहा जा रहा है, इसका मतलब कि इसमें पंक्तियां ज्यादा होना चाहिए। पंक्ति क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। स्तंभ कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। नहीं, आप आव्यूह को देख के समझिएगा ना कि ये क्षैतिज दिख रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिख रहा है। आव्यूह को देखने से
देख कर समझिए कि क्षैतिज दिख रहा है कि ऊर्ध्वाधर। थोड़ा देखिए इस तरह से 2 4 3 5 1 0। इसमें क्या ज़्यादा है, पंक्ति की स्तंभ? स्तंभ ज़्यादा है, अब पंक्ति क्या है? तो क्षैतिज रूप में दिख तो रहा है, चपटा दिख रहा है ना क्षैतिज, इस तरह से ज़्यादा लंबा तो दिख नहीं रहा है, क्षैतिज ज़्यादा दिख रहा है। तो क्षैतिज ज़्यादा तब दिखेगा जब उसमें क्या ज़्यादा होगा, स्तंभ ज़्यादा होगा, आप पंक्ति क्या होगा, कम होगा। इसका कोटि क्या होगा बताइए तो? 1 2 3। इसमें कितना आपका पंक्ति है? 2 पंक्तियां 2 है। क्या हो रहा है ये सब? स्तंभ 2 है, स्तंभ 3 होगा, स्तंभ 3 है, पंक्ति 2 है, हाँ 2 है। यहाँ भी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये क्या हो रहा है आज? इसको ना सर जी उसमें तो है नहीं दिया, ऊपर वाला 2 कौन तो नहीं दिया है? कोई बात नहीं दीजिए, अच्छी बात है। हम लोग सीधे कहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा आते हैं और फ्लैशबैक में आबियों की कोटि से देखते हैं। आबियों का डेफिनेशन तक ठीक है, कोटि ना डेफिनेशन में नहीं गलती है। कोटि में थोड़ा सा इसका जो लैंग्वेज लिखने का तरीका है ना, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। आबियों के प्रकार तो ठीक दिया है। आबियों की कोटि इसमें दिया है। हाँ इधर दिया है। कहाँ? इधर आबियों के प्रकार का पीछे दिया है, पीछे दिया है। और आबियों का प्रकार दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो, हम लोग आबियों का आबियों समझिए कि आबियों क्या होता है। आबियों वास्तव में क्या है? तो आबियों जब हम संख्याओं को, अधिक संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में एक बड़े कोष्ठक में व्यवस्थित करते हैं, तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? आबियों बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई आबियों है, मान लीजिए कोई आबियों है, तो 1 2 0 3 2 5, ये आपका आबियों हो गया, एक आबियों हो गया। अब अगर कोई पूछे कि इस आबियों की कोटि क्या है, आबियों की कोटि, तो आबियों की कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्तंभ को देखते हैं। किसको देखते हैं? स्तंभ को। स्तंभ में कितना एलिमेंट है? स्तंभ में कितना एलिमेंट है? अरे एलिमेंट, तत्व, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट न है, ये सब अवयव है, तत्व हैं। आबियों के तत्व कौन कौन है? 1 है, 2 है, 0 है, 3 2 5, ये सब क्या है? आबियों के एलिमेंट है, तत्व है। तो जो आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस स्तंभ में 3 एलिमेंट है, इस स्तंभ में 2 एलिमेंट है, इस तरह का भी तो बनेगा नहीं। एक स्तंभ में इतना एलिमेंट रहेगा, आगे भी अगर स्तंभ बनता है तो एलिमेंट तो सेम रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपके पहले स्तंभ में चाहे दूसरे स्तंभ में, जो भी आपका स्तंभ है, स्तंभ में कितने एलिमेंट हैं? 3। स्तंभ में कितने एलिमेंट हैं? और आपके पंक्ति में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो 3 गुणे 2। वो जो पहले बताए थे वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, बाकी उस आबियों के लिए वो सही था, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा फेल कर जाता। तो 1 2 और 0 3 2 और 5, ये आबियों के क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। और स्तंभ में एलिमेंट की संख्या गुणे पंक्ति में एलिमेंट की संख्या। तो स्तंभ में कितने एलिमेंट हैं? 3। पंक्ति में कितना कितना एलिमेंट है? 2। तो 3 × 2 इसका क्या हो गया? कोटि हो गया। अभी आप गुणा कर देंगे तो एलिमेंट का संख्या निकल जाएगा। 3 दूना 6 एलिमेंट है कि नहीं है? अगर एक और आबियों लिखा जाए 2 4 0 1, तो इसका तो ठीक है, 2/2 है। 2 स्तंभ में 2 एलिमेंट,
स्तंभ में 2 एलिमेंट तो 2 हो गया। अब पंक्ति में भी कितने एलिमेंट है? लेकिन अगर हम यहाँ पर -2 -1 लिख दें तो स्तंभ में तो 2 एलिमेंट हैं, कोटि में 3 पंक्ति में 3 एलिमेंट ना बन जाएंगे। तो 2 × 3, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा? 2 × 3। तो वास्तव में जो कोटि होता है ना, कोटि होता है किसका? आव्यूह का, आव्यूह की कोटि। जो आव्यूह की कोटि होती है वो होता है क्या? यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। स्तंभ में, हाँ, स्तंभ में अवयव, वो हिंदी में लिखेंगे, अवयव की संख्या गुणे पंक्ति में अवयव की संख्या। समझ में आया? अब इसको लिखिए, ये आपका क्या है? आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। इसको लिखिए, फिर हम प्रकार को देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ेंगे और चलिए। अरे शाम को 4 बजे आना है। ये आव्यूह की कोटि है। आव्यूह की कोटि की पहचान क्या है? स्तंभ में अवयव की संख्या गुणे पंक्ति में अवयव की संख्या। स्तंभ में कितने अवयव दिख रहे हैं? पहला वाला में 3 दिख रहा है, पंक्ति में दिख रहा है 2, तो 3 × 2 इसका कोटि हो गया। इसमें देखिए, स्तंभ में 2 दिख रहा है, पंक्ति में 3 दिख रहा है, तो इसका 2 × 3 हो गया। तो स्तंभ में अवयव की संख्या गुणे पंक्ति में अवयव की संख्या, ये किसको दिखाएगा? उस आव्यूह की कोटि को दिखाएगा। तो आव्यूह की कोटि लिख लीजिए इसको। क्या? हाँ, एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट माइनस में हो सकता है। एलिमेंट माइनस क्या, XYZ में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आप कोटि को समझ जाएं कि कोटि क्या है। स्तंभ में अवयव की संख्या गुणे पंक्ति में अवयव की संख्या। किसमें? हाँ, वो वाला हिसाब से ना 2 × 3, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक था। ये ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है। स्तंभ में अवयव की संख्या गुणे पंक्ति में अवयव की संख्या। स्तंभ में कितने अवयव हैं? 3। पंक्ति में कितने अवयव हैं? 2, तो 3 × 2 उसका क्या हो गया? कोटि हो गया। अब लिख देंगे वो, नहीं तो शाम को लिख ले जाएगा। अब हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह का प्रकार समझिए। आव्यूह के प्रकार में सबसे पहला आव्यूह क्या है? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई आप आव्यूह बना रहे हैं, तो उस आव्यूह में स्तंभ ज्यादा हो, आप पंक्तियां क्या हो? कम हो। स्तंभ ज्यादा हो, पंक्तियां क्या हो? कम हो। तो आव्यूह वो क्षैतिज दिखेगा। देखिए 3 2 4 0 5 3, ये ऊर्ध्वाधर दिख रहा है कि क्षैतिज दिख रहा है? क्षैतिज दिख रहा है। तो क्षैतिज का पहचान क्या है? स्तंभ अधिक हो। स्तंभ क्या हो? अधिक हो। हाँ, स्तंभ 1 2 3 स्तंभ है, लेकिन पंक्तियां देखेंगे तो बस 2 ही है। तो स्तंभ ज्यादा हो, आप पंक्ति क्या हो? इतना समझ जाएंगे। जिसमें स्तंभ ज्यादा हो, पंक्तियां क्या हो? कम हो, तो उसको हम कौन सा आव्यूह कहेंगे? ये हो गया आपका कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। इसी का ठीक इसका उल्टा होता है ऊर्ध्वाधर में। ऊर्ध्वाधर में स्तंभ कम हो जाएगा, आप पंक्ति क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे देख लीजिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में देखिए 2 4 3 1 0 2। देखिए तो ये लंबा दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये लंबा दिख रहा है, तो लंबा दिख रहा है। अच्छा, इसका कोटि बताएंगे? कोटि नहीं,
स्तंभ में देखिए कि कितने एलिमेंट हैं। तो स्तंभ में देखिए 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो स्तंभ में 2 एलिमेंट। ठीक। पंक्ति में कितने एलिमेंट हैं? 3 है, तो 2/3 इसका क्रम होगा। ठीक है, इसका बताइए। हाँ, 3/2 होगा। तो अब इसमें देखिएगा कि इसमें पंक्ति ज्यादा हो गया। पंक्ति की संख्या क्या हो गई? किससे? तो इतना तो पर्याप्त है समझने के लिए कि वह अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक होता है वो क्षैतिज अवयव कहलाता है, और जिसमें पंक्ति ज्यादा होता है स्तंभ की संख्या कम होता है वो कौन सा अवयव कहलाता है? ऊर्ध्वाधर अवयव। इसमें देखिए स्तंभ आपका 2 ही है, लेकिन पंक्ति देख रहे हैं 3 पंक्तियां हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर अवयव या हो जाएगा क्षैतिज अवयव। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तीसरा एक आपका है वर्ग अवयव। वर्ग, ये एकदम सिंपल है, जितना पंक्ति उतना स्तंभ। जितना पंक्ति मतलब कि स्तंभ में जितने एलिमेंट हैं पंक्ति में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। जितने एलिमेंट स्तंभ में है उतने एलिमेंट किसमें है? माने पंक्ति स्तंभ दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। स्तंभ और पंक्ति दोनों अगर बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव में देखिए इस तरह से 3 4 2 0। देखिए तो 2 स्तंभ देख रहे हैं, 2 स्तंभ 2 पंक्ति, 2 स्तंभ 2 पंक्ति। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें आपका कह सकते हैं 2/2। स्तंभ में 2 एलिमेंट, पंक्ति में भी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्तंभ अब बराबर पंक्ति। स्तंभ में एलिमेंट की संख्या बराबर पंक्ति में एलिमेंट की संख्या, ये क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। इसी में एक इस तरह से बना सकते हैं 3 एलिमेंट का, 3 2 0 1 5 3 -1 3 2। देखिएगा बराबर है कि नहीं है? 3 पंक्ति 3 स्तंभ, स्तंभ बराबर पंक्ति हो गया क्या? वर्ग अवयव। हाँ ले लीजिए। उसी से हो रहा है क्या चार्ज? वही है। हाँ वही है, देख लीजिए सी टाइप का आपका होगा। हाँ ठीक है, हमारा सी टाइप थोड़ी है, हमारा तो वाला एंड्रॉयड वाला है। हाँ सी। तो ये समझ जा रहे हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में स्तंभ और पंक्ति क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग अवयव में स्तंभ पंक्ति क्या होते हैं? क्षैतिज में स्तंभ ज्यादा होंगे, पंक्ति क्या होगा? ऊर्ध्वाधर में पंक्ति ज्यादा होगा, स्तंभ क्या होगा? कम होगा। लिखना चाहेंगे इसको? थोड़ा सा लिख लो, लिख लियो, मिटा देते थे। इसके बाद से कौन है? इसके बाद है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव नाम से ही स्पष्ट है, केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति अवयव का मतलब क्या हो? केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में केवल कितना पंक्ति होता है? एक पंक्ति, बस इसका ही पहचान है। पंक्ति अवयव में एक पंक्ति। इस तरह से 2 0 4 हो सकता है, या 3 2 1 हो सकता है। एक चीज और है, अवयव को आप नाम दे सकते हैं, A B C D इस तरह से करके दे सकते हैं। मान लीजिए कि इस अवयव को दे दिए हम A, इसको लिख दिए B, तो अवयव का नाम दिया जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। पहचान क्या रहेगा? एक पंक्ति। स्तंभ में क्या रहेगा? एक स्तंभ। वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। 1 3 2 देखिएगा एक स्तंभ है। इसका कोटि बताइए तो क्या होगा? इसका कोटि 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 1 into 3, 1 into पंक्ति में तो एक एलिमेंट ही है। इसका भी 1 into, इसका बताइए 3 into 1, 3 into। अब तो कोटि समझ गए होगे पूरा। पंक्ति अभी स्तंभ अभी समझ गए। स्तंभ में कितना स्तंभ रहेगा? एक स्तंभ रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग का कौन कौन क्लियर हो गया? क्षैतिज अवयव हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, वर्ग हो गया, पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया। शून्य अवयव नाम से ही स्पष्ट है, जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो। वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, उसको हम बोलेंगे शून्य अवयव।
शून्य आव्यूह, वह अवयव जिसका प्रत्येक वह आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो। अब वो क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है, पंक्ति है, वर्ग है, कोई मतलब नहीं है, जीरो, उसका सारा एलिमेंट कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, उसको हम बोल देंगे शून्य आव्यूह। हम यहाँ से लिख सकते हैं सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, सभी अवयव शून्य है या शून्य हो। सभी अवयव शून्य है तो क्या कहलाया जाएगा? उसको शून्य आव्यूह कह देंगे। कुछ समस्या इसमें? लिखो इसको जल्दी। शून्य आव्यूह नहीं नहीं, अब ये लिखे है ना, तो इसका तो 2 into 3 कोटि होगा। रुकोगे कह रहा है हाँ, बारी इंजीनियर नहीं लिख पाओगे। चलो देखो सुनो, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये 2 शून्य कोटि नहीं होता है, 2 into 3 कह सकते हैं। आपके स्तंभ में कितने एलिमेंट हैं? 2, और पंक्ति में कितने एलिमेंट हैं? तो ये शून्य आव्यूह तो है, लेकिन इसका क्रम क्या है? 2 into 3 क्रम का है। 2/2 का भी शून्य आव्यूह हो सकता है, 0 0 0 0, 2/2 का हो गया। 3/3 का भी शून्य हो सकता है। शून्य के लिए क्या कंडीशन है? शून्य का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मिटा दें तो कभी भी कोटि शून्य नहीं होगा। क्या कभी पंक्ति जीरो हो सकता है? स्तंभ जीरो हो सकता है? तो फिर कोटि भी जीरो नहीं हो सकता है। तो शून्य आव्यूह भी क्लियर हुआ। शून्य आव्यूह हम लोग का हो गया। इसके बाद है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह ध्यान से समझिए, वह आव्यूह जिसका जो मुख्य विकर्ण है, जो विकर्ण वाले एलिमेंट है, ऐसे कह सकते हैं कि वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह में या तो 2/2 का होगा, नहीं तो 3/3 का होगा, नहीं तो 4/4 का होगा। 3/4 का वर्ग नहीं बन सकता है, वर्ग में दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम एक बना रहे हैं 1 0 0 1, एक एलिमेंट ए आपका एक आव्यूह ए हो गया, एक आव्यूह बी बना दे रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या इसमें कुछ नया दिख रहा है? इसको आप एक वर्ग समझे ना, तो ये वर्ग का विकर्ण कहलाता है। देख रहे हैं, ये वर्ग का क्या कहलाता है? विकर्ण। तो वह वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण, अब हैने वाला विकर्ण मत खोजना, इनमें एक ही विकर्ण होता है, उसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया? मुख्य विकर्ण। अब ये इसको मत कहना कि मुख्य विकर्ण है, नहीं, मुख्य विकर्ण कौन है? जो लेफ्ट वाला लिए है ना इधर से, ये आपका मुख्य विकर्ण है। तो वह वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण में जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 1 1 और 1, केवल 1 होते हैं। मुख्य विकर्ण का एलिमेंट केवल क्या हो? 1 हो, और बाकी शेष सभी एलिमेंट 0 हो। बाकी से सभी एलिमेंट क्या हो? तो इसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा आव्यूह है? इकाई आव्यूह है। समझ में आ रहा है? इकाई आव्यूह क्या होगा? इकाई आव्यूह एक तरह से कहे ना, तो इकाई आव्यूह एक तरह से वर्ग आव्यूह है। बस अंतर क्या है कि इसका जो मुख्य विकर्ण है वो 1 1 है। तो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? इकाई आव्यूह। और इसी में एक आता है विकर्ण आव्यूह। इसी में कौन आता है? विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह में ये कोई कंडीशन नहीं रहता है ना कि ये 1 1 1 ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। C इक्वल टू 0 0 0 नहीं, 1 0 0 0 2 0 0 0 1। इसमें विकर्ण को छोड़कर ना बाकी एलिमेंट 0 है, तो ये कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में ही मुख्य विकर्ण अगर केवल 1 1 1 हो जाए तो इकाई आव्यूह। तो एक तरह से देखें तो इकाई और विकर्ण आव्यूह एक ही है, बस अंतर क्या है? इकाई में जो मुख्य विकर्ण का एलिमेंट है वो केवल 1 1 1 रहेगा, और विकर्ण में कुछ भी हो सकता है। विकर्ण में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है दोनों में? हाँ, इकाई आव्यूह में 2 2 2 नहीं हो सकता है। किसमें नहीं? इकाई आव्यूह में 2 2 नहीं होगा, केवल 1 1 1 ही होगा। इकाई में 1 ही ना होता है। हाँ, विकर्ण में होगा। विकर्ण में 2 2 2 कुछ भी हो सकता है, विकर्ण में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इकाई वाला एकदम फिक्स रखो कि 1 1 1 ही होगा। इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ये क्या है? मुख्य विकर्ण।
मुख्य विकर्ण। ये भी आपका क्या है? मुख्य विकर्ण। तो डेफिनेशन दिया जाता है कि वह वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 1 या मतलब मुख्य विकर्ण में केवल 1 एलिमेंट हो, एक वाला एलिमेंट हो, उसको हम बोलेंगे इकाई आव्यूह। और मुख्य विकर्ण में अन्य कोई एलिमेंट आता है तो उसको बोल देंगे विकर्ण आव्यूह। और इसके बाद एक आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह की पहचान ये है कि अदिश आव्यूह भी एक तरह से देखें तो क्या है? विकर्ण आव्यूह है, लेकिन जो मुख्य विकर्ण का एलिमेंट होगा वो पूरा का पूरा बराबर होगा। वह 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, लेकिन 1 1 रखेंगे तो इकाई आव्यूह में चल जाएगा। ठीक है, तो 1 को छोड़कर बाकी कुछ भी रखिए, लेकिन क्या रखिए उसको बराबर। इसको के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो विकर्ण में क्या हो बराबर। तो ये तीनों तो एक ही चीज होगा जी, तीनों एक ही ना हुआ। इकाई आव्यूह में वर्ग आव्यूह ही है, लेकिन इसके मुख्य विकर्ण में केवल 1 है। विकर्ण आव्यूह में बाकी सब एलिमेंट 0 है, और मुख्य विकर्ण का एलिमेंट 0 नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन अदिश में तो एकदम फिक्स कर दिया कि मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी तो सब 0 रहेगा, साथ ही साथ मुख्य विकर्ण का जो एलिमेंट होगा सबका सब क्या होगा? बराबर होगा। तो एक तरह से देखें तो अदिश विकर्ण और इकाई विकर्ण दोनों एक ही है। अदिश विकर्ण में भी आपका अदिश आव्यूह में भी मुख्य विकर्ण आपका क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है अदिश में। और इकाई में भी मुख्य विकर्ण क्या रह रहा है? बराबर रह रहा है। लेकिन इकाई में सब एक एक रह रहा है, और अदिश वाले में 4 4 4 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, 3 3 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके क्या हो गए? आव्यूह के प्रकार हो गए। अब हम लोग उसको देखते हैं, प्रश्नावली 3.1 को। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता सकते हैं, थोड़ा सा आव्यूह के जोड़ के बारे में। आव्यूहों की संक्रियाएं जब पढ़ेंगे ना वहां पर, तो हम लोग आव्यूह का जोड़, आव्यूह का घटाव, ये सब चीजें पढ़ेंगे उसमें। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि आव्यूह क्या है, आव्यूह के प्रकार कितने हैं, आव्यूह की कोटियां क्या होती है। तो कोटि समझ गया ना, कोटि में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम देखिए यहाँ पर कि 2 आव्यूह बराबर कब होते हैं? 2 आव्यूह बराबर तब होते हैं जब उन आव्यूहों का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? बराबर हो। जैसे एक आव्यूह हो गया 2x 3y, मान लीजिए आई बराबर है 2 3 -1 0। ये कब बराबर होगा? जब प्रत्येक एलिमेंट के क्या हो? जब 2 आव्यूहों का प्रत्येक अवयव उसके दूसरे के प्रत्येक अवयव से बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? बराबर आव्यूह कहेंगे, चाहे समान आव्यूह कहेंगे। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, तो x किसके बराबर? यहाँ से मान निकल गया x = -1, y = ऐसा सवाल देता है बनाने के लिए, बना सकते हैं इस तरह से आसानी से। आव्यूह को बराबर दे देगा, कहेगा कि x y का क्या कीजिए? मान निकालिए, तो निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये हम लोग देखेंगे इसमें। अब सवाल पर आते हैं, प्रश्नावली कौन सा है जी? सवाल 3.1 है। तो हम लोग का जो लेसन है वो कौन है? आव्यूह है। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? बीजगणित के। कितने नंबर का पूछा जाएगा? ये आपका हो गया प्रश्नावली 3.1। पहला सवाल देखिए, प्रश्नावली 3.1 का पहला है कि आव्यूह ए दे रहा है, देख रहे हैं? आव्यूह क्या दे दिया? ए। थोड़ा आव्यूह को लिख लेते हैं। क्या दे रहा है? 2 दे रहा है 35√3, 2 35√3, यही ना दे रहा है। उसके बाद 5 - 2 1, 5 - 2 1, और 19 हो गया 19 5/2, 19 5/2 ऊपर लिख देते हैं। प्रश्नावली कितना है? 3.1 है। तो ये आपका हो गया 19 5/2। तीसरा वाला क्या है जी? और यहाँ पर -2 -7 हाँ 17। ये हो गया। ये आपका अभी कोटि बताएंगे इसका? जल्दी बोलिए। स्तंभ में कितने एलिमेंट हैं? 3। स्तंभ में 3 एलिमेंट ना है। आप पंक्ति में कितने एलिमेंट हैं?
तो 3 इंटू देखिएगा 12 का एलिमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जा रहा है। तो इसका कोटि कितना हो गया 3/4। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है अवयव की कोटि। तो कोटि तो हम लोग निकालिए दिए, कोटि हो गया 3 इंटू 4। पहला क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या। दूसरा में पूछ रहा है अवयवों की संख्या कितना है 12। 3 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, गिन के भी लिख देंगे 12, वो कौन बड़ी बात नहीं है। अब कह रहा है कि अवयव 1 3, और ये 1 3 का लॉजिक समझिए। A1 3 देख रहे हैं, अवयव A1 3, फिर क्या दे रहा है A21, फिर क्या दे रहा है A33, A33, A23 है, 24 और फिर से 23 है ना, A24, A2। तो ए मतलब तो आप एलिमेंट समझिए, ए मतलब किसको कह रहा है, एलिमेंट को कह रहा है। 1 3 का मतलब ये होता है ना, 1 3 का मतलब ये होता है एलिमेंट की संख्या, गुणे पंक्ति में एलिमेंट की संख्या। ही तो समझ में आ रहा है। यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ A1 3 का मतलब यह हुआ, ये 1 3 इस पर्टिकुलर इस एलिमेंट को दिखा रहा है। A1 3 किसको दिखा रहा है, ए मतलब एलिमेंट, ए मतलब। और 1 3 का मतलब हुआ कि पहले पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, पहले पंक्ति का, ये जो देखिए ये पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट है, तो इसको हम लिखेंगे A11। ये पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है A12। ये पहले पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है A13। पहले पंक्ति का चौथा एलिमेंट है A14। समझ में आ रहा है। दूसरे पंक्ति का तो क्या लिखेंगे A21। दूसरे पंक्ति का दूसरा एलिमेंट A22। दूसरे पंक्ति का तीसरा एलिमेंट A23। समझ में आ रहा है। उस हिसाब से A13 कौन है, A13 19, A21 35, बोलते जाइए। A33 33 तीसरे पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, अब सही है जी। 24 12 और 23 5/2। समझ में आया, 5/2। तो ये बता रहा है कि ये जो है पहले पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट, तीसरे पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट, दूसरे पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। लिखेंगे इसको, छोड़ दें, मिटाते हैं इसको, क्या इसमें कुछ खास नहीं है। ये स्पेशली एलिमेंट को दिखा रहे हैं, कोटि को तो नहीं दिखा रहा है ना। कोटि रहेगा तो पहला स्तंभ रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा पंक्ति। ये एलिमेंट को दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24, तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। आव्यूह में कितने एलिमेंट हैं, 24 गो एलिमेंट है। कैसे कैसे सजा सकते हैं उसको, 24 गो एलिमेंट है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम क्या करें कि हम 3-3 गो एलिमेंट का 8 गो कॉलम बना दें। नहीं हो सकता है, 3-3 एलिमेंट का कितना बना दें, तब तो हो जाएगा 3 × 8 हो जाएगा। नहीं हो सकता है जी। तो आव्यूह में अवयव कितने दे रहा है, 24 दे रहा है। प्रश्न देखो, 24 अवयव दे रहा है। तो कह रहे कि आप इससे कितने यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं, इनको मैंने कितने वैरायटी से बना सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 3-3 एलिमेंट का कितना कॉलम बना दें, 8 गो बना दें। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24। देखिएगा इस तरह से नहीं हो सकता है। तो इसका कोटि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एक कॉलम में 3 एलिमेंट तो 3 हो जाएगा। आप पंक्ति में कितने एलिमेंट है, तो 3 × 8 24 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो संभव कोटि क्या क्या हो सकता है। संभव कोटि में एक तो 3 × 8 हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं।
अच्छा 8 गुणे 3 भी तो हो सकता है। हम 8 गो एलिमेंट का मात्र 3 गो कॉलम बनाए। हाँ 6 गुणे 4 हो सकता है, 6 गुणे 4 गुणे 6 भी हो सकता है, नहीं जी? हाँ हाँ सही है, 1 गुणे 24 हो सकता है, 24 गुणे 1 भी हो सकता है, 2 गुणे 12 हो सकता है, 12 गुणे 2 हो सकता है। मैंने 12 बार एलिमेंट का मात्र 2 ही कॉलम बनाएंगे। और क्या हो सकता है? 3 8 हो ही गया, 8 3 हो गया, 6 चौके 24, 4 6 24, 24 1 24। और कुछ दिख रहा है? अब नहीं होगा। कितना व्यू बना सकते हैं? 8 वेराइटी से आप बना सकते हैं। एलिमेंट आपका कितना रहेगा? 24 को रहेगा। दिया है, क्रम में दिया होगा। कैसे दिया देख लीजिए, क्रम में दिया होगा। अब मान लो कि 3 गुणे 8 कैसे दिया? ठीक है, क्रम में नहीं दिया। 2 गुणे 12 ठीक है, 3 गुणे 8 और 1 गुणे 24, 1 गुणे 24 ठीक है हम लोग का, 3 गुणे 8 ठीक है, 4 गुणे 6 ठीक है, 6 गुणे 4 सब दे रहा है, वही दे रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी? 13 अवयव होगा तो कैसे कितना कोटि होगा? 13 गुणे 1 गुणे 3। हाँ 1 गुणे 13, नहीं तो 13 गुणे, इससे ज़्यादा बन ही नहीं पाएगा ये। 13 एलिमेंट का व्यू बनाना है तो या तो 13 को रखना पड़ेगा, पंक्ति में रख दीजिए, नहीं 13 किस में रखना पड़ेगा? स्तंभ में। बीच में बांटेंगे तो कहीं कम हो जाएगा, कहीं क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? रख के चेक कर लेना, ऐसे ही बनेगा। अगला क्या है? अगला है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? हो जाएगा। 18 है तो 2 गुणे 9 हो सकता है, 9 गुणे 2 हो सकता है, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3 हो सकता है। फिर लिख रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा? तो 5 गुणे 1 नहीं तो 1 गुणे 5 होगा, यही ना होगा? सेम यही तो सवाल है। बन जाएगा? बन ही गया, बन ही गया। 4 नंबर देखिए, थोड़ा 4 नंबर एक बता देते हैं, बाकी छोड़ देंगे। एक में कितना प्रश्न है? 3 प्रश्न दिया है ना। ये कह रहा है कि एक आव्यूह, एक 2x2 का आव्यूह है जिसका नाम है ए, कोष्टक में दे रहा है, मैंने वही आव्यूह बना के, ए इक्वल टू ए आई किसको बताता है? पंक्ति, पंक्ति को। और जे किसको बताता है? स्तंभ को। मैंने पंक्ति का चौथा एलिमेंट है वो, ये ध्यान देना है। पंक्ति का चौथा एलिमेंट है। इसमें कह रहा है कि हमको 2x2 का ही रखना है। कितने का रखना है? 2 थोड़ा ध्यान देना है यहाँ। 2x2 का अगर एलिमेंट बनाएंगे तो एक यहाँ एलिमेंट होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ। तो पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट है ना, तो ये तो A11 होगा। यह पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है तो A12 होगा। यह दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट है तो A21 होगा। यह दूसरे पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है तो यही ना होगा आपका। इसका मतलब कि हमको यही चीजें निकालना है। कंडीशन दिया है कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, और पहला कंडीशन में कह दिया है ना कि आपको आव्यूह इस कंडीशन पर बनाना है। किस पर? ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई आई जे क्या दिखा रहा है? उस एलिमेंट का स्थान दिखा रहा है। आई पंक्ति को बता रहा है और उस पंक्ति में चौथे नंबर पर है, मतलब स्तंभ को दिखा रहा है कौन? जे। तो बताइए इसके हिसाब से अगर हमको A11 निकालना है तो इसका मतलब आई का मान भी 1, जे का मान भी क्या? 1। तो अगर हम A11 निकालें, थोड़ा ध्यान देना, हमको यही एलिमेंट चाहिए क्योंकि 2x2 का हमारे पास आव्यूह बनाना है। अच्छा 3x3 का बनाना होता ना तो हमको A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, A23, A31, 32, 33। 3x3 का बनाना होता तो हमको कितने बनाना है? 2x2 का। तो हमको A11 चाहिए ना, इसका मतलब I भी 1 होना चाहिए, J भी 1 होना चाहिए। तो मान रख दीजिए I J 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को जब 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 2। पहला एलिमेंट हमको मिल गया, कितना मिला? 2।
पहला एलिमेंट मिल गया हम लोग को। A12 निकालिए। 1 2 मतलब कि I आपका 1 है, J कितना है 2 है, तो 1 + 2 का ना स्क्वायर होगा बटा 2, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9/2। दूसरा एलिमेंट हो गया 9/2। कोई दिक्कत इसमें समझ आ रहा है? अब कौन सा एलिमेंट निकालें? A21 2/2 कहना चाहिए। A21 मतलब I के बदले में 2 और J के बदले में 1, तो I के बदले में 2, J के बदले में 1 स्क्वायर बाई 2। ये तो आया सेम। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ये आपका एलिमेंट हो गया 9/2। नेक्स्ट A22 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 2 4, 4 4 के 16, 16/2। दूसरा अगला एलिमेंट क्या हो गया? ये उत्तर दिया होगा, ये वाला व्यू देख लीजिए, दिया ना? समझ आ रहा है ना? यही काम अब किसके साथ करना है? दूसरे वाले के साथ। तो उसमें आई जे दे रहा है ना, तो इसमें आई में जे से भाग करना पड़ेगा। आई का मान रखेंगे, जे का मान रखेंगे, देखिए ना ऐसे। उसमें क्या दे रहा है? ए आई जे इक्वल टू ना आई बटे क्या कर रहा है? हम आई का मान रखेंगे, जे का मान रखेंगे, भाग देते जाएंगे, जो एलिमेंट मिलेगा इसको लिखते जाएंगे, इसमें हो जाएगा। तीसरा भी हो जाएगा, सेम है। पहला, दूसरा, इसका तीसरा, और इसी के जैसा पांचवा भी है, सेम है। लेकिन पांचवा में आपको किस तरह का एलिमेंट दिखाना है? 3/4 वाला। मतलब आपको जो पहला, इसको मिटा दें, लिखेंगे बुझन? तुमसे इसलिए पूछ ले रहा है ना, तुम रास्ते में भुला जाएगा जाके। हम महुआ लग गया पीने तो। हाँ, कोनो बात ना। चलिए, हमको आव्यू बनाना है कितने का? 3/4 का। तो 3/4 का आव्यू इस तरह से हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। A हम 3/4 का बना रहे हैं, तो 3/4 का मतलब पंक्ति में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3। मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट होना चाहिए। आप 4 मतलब कि पंक्ति नहीं, स्तंभ में 3 एलिमेंट होना चाहिए। स्तंभ में कितना होना चाहिए? 3 एलिमेंट। आप पंक्ति में कितना चाहिए? 4। तो 1 2 3 4। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। समझ आ रहा है? इसमें 3 एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट? अब पहले वाला का क्या जगह होगा? A11 पहला पंक्ति का पहला एलिमेंट, A12 पहला पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, A13 पहले पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, A14 है कितना होगा? A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। 9 गो नहीं, 12 गो एलिमेंट हमको निकालना पड़ेगा। इसमें कितना एलिमेंट निकालना पड़ेगा? किस तरह से कह रहे हैं निकालने के लिए? कह दिया है Aij इक्वल टू 1/2 1/mod -3i + j -3i + j। और मान रखिए, हम पहले A11 निकालते हैं। तो A11 का मतलब कि i के बदले में भी 1, j के बदले में भी 1, तो 1/2। तो 1 रखेंगे i के बदले में, तो -3 करने -3 रह जाएगा। आप प्लस j मतलब 1 है, तो -3 और 1 -2। लेकिन वो माड से निकल जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? तो 1/2 × 1 आया। पहला एलिमेंट कितना मिल गया? हमारा पहला एलिमेंट क्लियर हो गया 1। समझ में आया? दूसरा निकाल सकते हैं इस तरह से। दूसरा निकालिए तो क्या होगा? A12 यही तो सेम रहेगा। अब देखिए 1 2 का मतलब कि i के बदले में तो 1 है, लेकिन j के बदले में क्या रहेगा? 2, तो -3 गुणे 1 है, और j के बदले में क्या है? j के बदले में 2 है। याद नहीं हो रहा है? 1/2 -3 करना है, -3 आप +2। रिजल्ट आपका होगा कितना? 1/2 माड में -1, माड में, अब माड से -1 खत्म हो जाएगा, माइनस समाप्त हो जाता है, तो केवल 1 बचेगा। 1 से 1/2 में गुणा करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 बना सकते हैं, इस तरह से बना देंगे पूरा। तो इसमें पहला दूसरा दोनों बन जाएगा, ठीक है। 6वां मेरा इसको
नहीं, छुआ आसान है इसीलिए बता दे रहे हैं, भारी वाला छोड़ देंगे। दोनों बनाना। छुआ देखिए, 6 नंबर 7 नंबर एक ही जैसा है। 8 से आगे हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। छुआ 7 एक जैसा है। देखिएगा छुआ 4 3 x 5 छुआ नंबर है 4 3 x 5। हम कहे थे कि आव्यूह जब बराबर होता है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट बराबर होता है। तो कोई कहे कि इसमें निकालिए ना x y z का मान, तो अरे तो तुलना कराइए। 4 के बदले में इधर कौन दिख रहा है, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर y इक्वल टू 4, क्या दिक्कत है, z इक्वल टू x इक्वल टू हो गया उत्तर। तो क्या x y z का मान निकल गया। दूसरा का बना लेंगे, तो समीकरण है, तो क्या उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला क्या है देखिए, x प्लस वाई अब 5 प्लस z है, कोई दिक्कत नहीं है। 2xy बाजार लगा दिए जी, 2xy उधर क्या है 6258 6258। अब कहें कि इसमें x y z का मान निकालिए, निकाल दिए, दोनों पक्ष बराबर ना है। इसका मतलब कि x प्लस वाई किसके बराबर, तुलना करने पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस z 5 प्लस z एक्स वाई 8 के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें z का मान निकल चुका है, 5 ले घटा देंगे उधर, एगो मान निकल गया। आई दोनों को हल कर देना, प्रतिस्थापन विधि लगा दो, वज्रगुणन विधि लगा दो, जौन मन करे तौन विधि लगा दो, विलोपन विधि लगा दो, हल हो जाएगा। इनमें से x का मान निकालना और उठा के इसमें रख देना, ठीक है, हो जाएगा इस तरह से। ऐसे ही तो करना है, इसमें बहुत खास नहीं है। 7वां नंबर भी इसी जैसा है, 7 तक प्रयास करना। 7 तक अगर नहीं बनता है तो हम फिर से क्या करेंगे, आगे इसमें बताएंगे और बाकी कल देखा जाएगा।